अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लॉयर्स दी लिविंग स्ट्रेस कराची। लास्ट टाइम हमने लेक्चर दिया था और आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लीगल प्रैक्टिस पे। बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें हम लोगों का आजकल के हवाले से देखें तो एआई का बहुत यूज़ हो रहा है और बहुत सी ऐसी जगहों पर मिस्टेक्स भी एआई की बेस पे हो रही हैं जिनको लीगली तौर पर भी हैंडल किया जा रहा है और प्लेजरिज्म इसमें आ जाती है, फॉर्जरी भी आ जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज किए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, लोगों की प्राइवेसी को इन्वेजन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहाँ पर फायदे हैं, वहीं पर नुकसानात भी हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बगैर ही बना दी जाती हैं। अवाम को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम पे थोप दी जाती है, ठीक है? तो इसी तरह कुछ चीज़ें हम देखते हैं, आज भी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पढ़ें ना, वो एआई को यूज़ कर लें। फटाफट गूगल किया, चैट जीपीटी खोला और काम कर लिया। आज के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो हाँ, ये वक़्त की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी ज़रूरत है कि हम इसके बारे में जानें, समझें और कोशिश करें कि इसको लीगली तौर पर यूज़ कैसे किया जाए, उसका इस्तेमाल देखें। ये क्यों मैटर करता है सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में और स्पेशली इन लॉ? काम जल्दी हो जाता है। आप एआई को एक कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपका काम चल जाता है, ठीक है? कुछ उसमें आप चेंजिंग्स भी करते हैं। इसी पर चेंजिंग्स पर अगर मैं देखूँ बहुत से बच्चे एज़ इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चैट जीपीटी से उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं। मेरे ख़्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सिर्फ़ लॉ एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन नहीं, बहुत से नहीं इवन हर प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें आपको बार-बार पढ़ना पड़ता है। जब वो लोग जो हमसे बहुत सीनियर्स हैं, जिनकी प्रैक्टिस को 15, 20, 25, 30, 35 साल हो चुके हैं और उनसे भी पहले वाले लोग, जिनकी प्रैक्टिस को 45 से 50 साल हो चुके हैं। तो अगर हम उनको देखें, तो उनमें और हम में अभी बहुत फ़र्क है। वो लोग वो थे जिन्होंने लाइब्रेरीज़ में बैठकर पढ़ा, जिनके पास लिमिटेड एडिशंस थे, जिनके पास कम बुक्स थी, ठीक है? और एक हम लोग हैं कि हम लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग हड-हरामी करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जितना हमें कम पढ़ना पड़े, बहुत से हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेरहक को छोड़ देते हैं, हम गाइड बुक्स यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि बेरहक के बगैर अगर आप लॉ नहीं पढ़ते, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। बेरहक को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, सिर्फ़ गाइड बुक्स को आप यूज़ कर लेते हैं, उसके बगैर पढ़ी जा रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब आप लॉ गेट देने जाते हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है बेरहक की, क्योंकि वहाँ जो लीगल लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, वो बेरहक की होती है। अभी जो क्योंकि हम लोग 3 इयर्स के स्टूडेंट रहे हैं, बैच रहे हैं और हमारे टाइम पे एक बैच ऐसा था जिसके बाद 3 इयर्स का लॉ ख़त्म कर दिया गया था। तो अगर देखा जाए 2018 या 17 तक, तो सिर्फ़ 3 इयर्स वाला लॉ था और हम जैसे जो यंग लॉयर्स हैं, हमसे पहले जितने सीनियर लॉयर्स थे, सब ने 3 इयर्स वाला पढ़ा। बहुत कम ऐसे होंगे बीच में जो जिनको आप बैरिस्टर्स कह सकते हैं, वो लोग जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से या यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से या किसी भी और कंट्री से, तो उनके लॉ में फ़र्क होगा, उनकी स्टडीज़ में फ़र्क होगा, वो रिसर्च मेथड्स जानते हैं। इसी तरह हम लोग हैं, हम लोग रिसर्च मेथड्स जानते हैं। अभी जो लोग 4 इयर्स में
या 5 इयर्स में। अब जो 5 इयर्स खत्म हो रहा है लेकिन उनके स्टूडेंट्स अभी हैं, तो उनके लिए रिसर्च मेथड्स, लीगल रिसर्चेज़ देखना बड़ा ज़रूरी है। और अब तो देखा जाता है कि हर दूसरे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लॉ मूव्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम अपने लिए अगर इसके बारे में बात करें कि हमारे लिए एआई क्यों ज़रूरी है, तो एआई इस वक़्त आपकी हर फ़ील्ड में चल रहा है। आप देखिए एंकर्स आ रहे हैं, ठीक है? एआई जनरेटेड। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके काम भी आ रही हैं। आप अगर कोई वीडियो एडिटिंग में अच्छा है तो वो काम कर रहा है, कोई स्नैप्स में अच्छा है तो वो काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल में अच्छे हैं, तो वो काम कर रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं जो एज़ फ्रीलांसिंग भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जिनमें से मैं खुद एक हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों ने हम वो बैच हैं जो ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने आए थे, या हम में से कुछ ऐसे जिसमें एक मैं भी हूँ, मास्टर्स के बाद जिन्होंने लॉ किया। तो जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन की ऑलरेडी हमारे पास डिग्री है, अगर सिर्फ हम एलएलबी पे फोकस करें तो वो तो दोनों ज़ाया हो जाएँगी ना। तो उसी को देखते हुए हमारे कुछ हमारे बैच के कुछ लॉयर्स थे, या हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया था कि हाँ, हम अपनी इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे। कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं इसमें, प्रेडिक्टिव ऑटोमेशंस आ जाते हैं, एक्सेस टू जस्टिस आ जाता है। बहुत से अख़बारात, अगर आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर जब चैट जीपीटी नया-नया आया था, तो जजेस ने भी इसको यूज़ किया और उसमें तारीफ़ भी की गई, अख़बारों में भी आया था कि फ़लाँ जज ने, फ़लाँ सिटी के जज ने चैट जीपीटी यूज़ करके ऑर्डर लिखा और चैट जीपीटी ने कुछ करेक्शंस भी की, तो उसको एक्सेप्टेबल किया गया। इसी तरह अगर हम देखें लीगल प्रैक्टिस में इसका यूसेज, तो हम इसको केस लॉज़ भी देख सकते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, नो डाउट जो बड़ी फर्म्स बैठी हुई हैं इस वक़्त इस्लामाबाद में, लाहौर में या दीगर बड़े सिटीज़ में, तो उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे ड्राफ्टर्स हैं, प्लीडर्स हैं और टाइपिस्ट हैं, जिनको अपने अपने इस प्रोफ़ेशन में कमांड हासिल है। लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी इलेक्शंस गुज़रे हैं पंजाब बार कौंसिल के, तो बहुत से उसमें कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ई-लाइब्रेरी का किया था कि हम आएँगे तो यूथ को ई-लाइब्रेरीज़ देंगे। हम आएँगे तो कोशिश करेंगे कि सारा लॉ जो है आपको फिंगर टिप्स पे मिल जाए, एक ऐप में मिल जाए। तो इसका यही मतलब है कि डिजिटलाइज़ेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप अपना जो आपकी बार कौंसिल है, उसका सिस्टम देखें तो भी अब जो इंटिमेशंस जा रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, वो सब डिजिटलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम केस लॉज़ को देखें, डॉक्यूमेंटेशंस को देखें, क्लाइंट इंटरैक्शंस को देखें, डिस्कवरीज़, डिजिटल एविडेंस रिव्यूज़ को देखें, तो ये सब चीज़ें हमारी लीगल प्रैक्टिस में यूज़ हो सकती हैं। कई दफ़ा क्लैशेज़ आते हैं कि जो वीडियो कॉल्स एंड ऑल इन सब चीज़ों को सेकेंडरी एविडेंसेस में देखा जाता है और वो फ़ोर्ज्ड होती हैं या मॉफ्ड होती हैं। तो इन चीज़ों में हम देखें तो एआई का मिसयूज़ भी किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास फोरेंसिक मौजूद है, तो हम उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, जो यूएसए का कोर्ट रूम है, उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्योंकि हम बहुत हद तक यूएसए को फ़ॉलो करते हैं। बहुत हद तक हमारा ये होता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना कंपैरिज़न करें कि वो क्या कह रहे हैं। आवाज़ किसी और की भी डिस्कनेक्ट हो रही है क्या? अच्छा, जिसकी साइड से आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है, आप काइंडली इसको रिजॉइन कर लीजिए।
ऑलराइट, जिसकी साइड से आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है, वो उसको रिजॉइन कर ले। अच्छा, बात कर रहे थे हम यूएसए के कोर्ट रूम्स की, तो हर चीज़ में जब आप कोई भी नई चीज़ लेकर आते हैं, चाहे वो एक कंट्री की हो या डिफरेंट कंट्रीज़ की हो, तो हम उसमें कंपैरिज़न रखते हैं, ठीक है? हमारा अगर खेलों के मुकाबले में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में हमारा इंडिया से मुकाबला चलता है। जिस दिन पाकिस्तान-इंडिया का मैच होता है, उस दिन रोड्स खाली होना शुरू हो जाते हैं कि आज तो हम घर जाके मैच देखेंगे, ठीक है? इसी तरह जब हम डिजिटलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यूएसए को देखते हैं। हम यूएसए को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर वहाँ पर ये चीज़ है, तो डेफ़िनिटली वहाँ से आई हुई चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एआई के बारे में हम देखते हैं कि एआई की इसमें कोर्स में क्या कुछ उन्होंने नया किया है। तो सबसे पहले जो उन्होंने आपको बताया है वो है प्रिडिक्टिव सेंटेंसिंग टूल्स लाइक कंपास, एस्टिमेट रिस्क ऑफ रीऑफेंडिंग। उसके बाद है एआई टूल्स फॉर बेल असेसमेंट्स, ऑटो जनरेटेड कोड ट्रांसक्रिप्ट्स, ई डिस्कवरी एल्गोरिथम्स और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें एआई जजेस भी शामिल हैं। आपने उनके तो न्यूज़ चैनल अगर आप में से कोई देखता है तो आपने देखा होगा कि अब तो उनके काफ़ी न्यूज़ एंकर्स ऐसे हैं, जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो एआई की बेस पर चलाए जा रहे हैं। इवन चाइना, कोरिया एंड जापान में भी। अच्छा, पाकिस्तान के कंटेंट की बारी आई तो पाकिस्तान के कंटेंट में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो जब हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास बेयरक्स अवेलेबल हैं, नो डाउट कि सबकी कोशिश होती है कि हमारा बेयरक्स सबसे अच्छा हो या हमारी प्रिंटिंग सबसे बेहतर हो, हमारे एरर्स सबसे कम हो। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम एरर फ्री तो हो नहीं सकते। जिस तरह से हम हाथ से लिखी हुई चीज़ में हमें शुरू से समझाया जाता है कि भई हाथ से लिखने के लिए सबसे पहले पेंसिल का यूज़ करो। जब आप पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो आपके पास बहुत से चांसेस होते हैं कि आप अपने लिखे हुए काम को मिटा सकते हैं, ठीक? और इसी में हमारे पास ये होता है कि हम लोग शुरू में बच्चे को पेंसिल, रबर, शार्पनर और एक फुक दे देते हैं कि बेटा आपने इसी के साथ काम करना है और वो एक सर्टेन स्टेज तक पेंसिल, रबर और शार्पनर यूज़ कर रहा होता है। हम खुद भी पेंसिल, रबर, शार्पनर यूज़ करते आए हैं। उसके बाद कुछ ऐसी जनरेशन भी यहाँ पर होगी जो अभी लेक्चर ले रही है तो उनमें तख्तियाँ भी किसी ने लिखी होंगी, स्लेट्स भी यूज़ किए होंगे, ठीक? तो पब्लिशिंग की बात आए तो बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो गाइड बुक्स हैं, उनके एडिशन में, उनके एडिटिंग में, उनकी प्रूफ रीडिंग में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं और अभी-अभी जो एक नया आपको पता होगा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ हुआ है डॉन न्यूज़पेपर का, कि उन्होंने भी मिस्टेक की है। एक पूरा का पूरा आर्टिकल कॉलम जो था उनका चैट जीपीटी बेस्ड था और उस चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट दिया गया था वो भी ऐड था। तो ये मिस्टेक्स क्योंकि हम ह्यूमन एरर में काउंट करते हैं कि आपने प्रूफ रीड नहीं किया, आपने उसको एडिट नहीं किया, आपने ठीक से चेक नहीं किया, उसको री-रीड नहीं किया। तो ये किस चीज़ की निशानदेही होती है? इस चीज़ की निशानदेही होती है कि या तो वो बंदा अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहा या फिर वो उसमें केयरलेसनेस दिखा रहा है कि हाँ, ठीक है, कोई नहीं इश्यू अगर ये हो भी जाता है तो ख़ैर है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो अभी तक हमारे पास यूज़ होता है, ई-कोर्ट्स भी अब आ चुकी है, डिजिटल कॉज लिस्ट भी आ चुकी है और वर्चुअल हियरिंग्स भी आ चुकी है कई-कई जगह पर। सब तरफ नहीं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर डिजिटल कॉज लिस्ट्स शो हो जाती हैं। अगर क्लाइंट को अपना मोबाइल यूज़ करना आता है और उसको पता है कि आज उसकी डेट है या नहीं है, ये पता करने के लिए मैं इस ऐप को या किसी भी गूगल पे जाकर उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव हो जाता है। उसका कोर्ट में चक्कर नहीं लगता। जिन्होंने 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर दूर से अदालत आना है, उनको आकर पता चलता है जी आज हड़ताल है, या आज छुट्टी है, या आज जज अवेलेबल नहीं है, या आज वकील साहब अवेलेबल नहीं है।
तो उनके पास ये होता है कि आप उस कॉज़ लिस्ट को देख सकते हैं और ये वकीलों के यूज़ में भी है। हमारा डेली का काम होता है हम कॉज़ लिस्ट देख लेते हैं, कौन-कौन सी अदालत में कौन-से नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है, ठीक है? और इसमें अगर हम देखें तो लॉयर्स जो हैं अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जी हम क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। फिर उसी में मैम आप इसमें देखें कौन इसको मिसयूज़ कर रहा है, उसको रिमूव कर दें। और दूसरा ये है कि इसमें जो है चीज़ें हम देखते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है री-रीड और प्रूफ रीड, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आप किसी कंपनी बेस पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें प्रूफ रीड करते हैं और अगर आप खुद से कोई काम कर रहे हैं, तो आप उसको री-रीड करते हैं, क्योंकि हर इंसान को प्रूफ रीड टेक्निक्स नहीं आती। प्रूफ रीडिंग टेक्निक्स उसी बंदे को पता है जिसने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है, जिसने उस चीज़ को समझा हुआ है, जो उसकी टेक्निक्स जानता है, जो उसके स्टेप्स जानता है। हमारे लिए होता है कि हाँ, एक नज़र दोबारा देख लो कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन प्रूफ रीड का तरीका डिफरेंट होता है। उसमें अगर आप चैट जीपीटी से या एआई से किसी भी जेमिनी है, कोपायलट है और क्योंकि टूल्स भी हमारे पास बहुत हैं ग्रामरली और क्विलबोट, हेमिंगवे ये वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप लिख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा-सा अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूँगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत जगहों पर जब हम स्टूडेंट्स को काम देते हैं कि आपने ये काम रिसर्च बेस्ड करना है। अब रिसर्च बेस के लिए पूरा आपके पास सिनेरियो होता है कि रिसर्च कैसे की जाती है, स्टार्ट कैसे की जाती है, उसको एंड कैसे किया जाता है, मवाद कहाँ से लिया जाता है, ये हम स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को जल्दी इतनी होती है कि वो बगैर पढ़े जो है कहीं न कहीं से कोई ना कोई रेफ़रेंस उठाते हैं, कोई ना कोई लाइन उठाते हैं और अपने काम में चिपका देते हैं। जिसकी बेस पे इसकी जो मिस्टेक्स हैं उनको काउंट किया जाता है। इसी में अगर हम एआई टूल्स देखें तो हमारे पास लीगल ज़ूम भी है, रॉकेट लॉयर भी है, आयरनक्लैड भी है। हम इन चीज़ों से भी अपना काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि चैट जीपीटी अच्छा काम नहीं कर रहा, जेमिनी अच्छा काम नहीं कर रहा। वहाँ पर एक इश्यू ये आता है कि जो बच्चे या जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं या जो स्कॉलर्स हैं, वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने बस चैट जीपीटी को कमांड दे दी है, तो हम इसी पे ही काम करेंगे। इसके अलावा हम काम नहीं करेंगे, ठीक? लेकिन क्योंकि आपने देखना होता है कि कोई चीज़ प्लेज़राइज़ तो नहीं हो रही। आपने किसी का काम उठा के एज़ इट इज़ अपने काम में तो ऐड नहीं कर लिया। अब हम लोग पाकिस्तान में इतनी नॉलेज उन स्टूडेंट्स को नहीं है जिन्होंने उन वकीलों को भी नहीं है जिन्होंने सिर्फ़ एलएलबी किया हुआ है, ठीक है? वो उठाते हैं और एज़ इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के किसी कंट्री में हैं, बाहर से आप लॉ करके आए हैं, तो जो टर्निटन यूज़र होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड टर्निटन एक ऐसा टूल है जिससे प्लेजरिज्म को चेक किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा 5 इयर्स वाला, 4 इयर्स वाला बैठा हुआ है या कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा लॉयर जिसने लंदन से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा हुआ है लॉ, तो उसको पता होगा कि टर्निटन की क्या वैल्यू है। बाकी जो बच्चे हैं जो एलएलबी डिफरेंट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं उनको टर्निटन का यूज़ नहीं आता, ना उन्होंने कभी कोशिश की होती है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड नहीं, गाइड बेस्ड काम कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब टूल्स हमारे साथ क्या करते हैं? टूल्स हमें ड्राफ्ट्स लिख कर देते हैं, हमें अगर तो आप उनको अब तो वैसे चैट जीपीटी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी हो चुकी है, क्योंकि जब ये नया-नया आया था तो वो पिक्चर्स नहीं लेता था, ना ही पिक्चर जनरेट करता था। अब इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया है। और इसमें जो फर्म्स बेस्ड हैं, जो एजेंसी बेस्ड हैं,
वो लोग जानते हैं कि वो पेड में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। जब आप उसको पेड में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको अ, अनलिमिटेड जो आपका डाटा होता है, उसको यूज़ कर रहा होता है और जनरेट भी करके दे रहा होता है। आप उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप उसमें वीडियो जनरेट कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है, आप चैट जीपीटी को फुल्ली तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं, ये आपको हेल्प आउट करते हैं एग्रीमेंट्स प्रिपेयर करने में। अगर आप इसमें कोई अपना सेक्शन डालते हैं, ठीक है? कोई भी सीपीसी का ले लें, सीआरपीसी का ले लें, इसमें कोई सेक्शन ऐड करते हैं और आप उसको कमांड दे देते हैं कि जी मुझे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके दे दो, ठीक है? तो वो भी आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके दे देता है। अब यही चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं जब, तो हम उन्हें फिर साथ में ये भी बताते हैं कि सिर्फ़ आपने ये कमांड नहीं देनी कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपने उसको ये भी कमांड देनी है कि इसको लीगल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। ठीक? और जब आप उसको कमांड दे रहे होते हैं, तो वो जो प्रॉम्प्ट आप लिखते हैं, उसमें आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह से ऐड एडिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपल एज़ इट इज़ उठाकर उसको किसी भी जगह पे चिपका देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान के स्पेसिफिक इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले ये कि अभी तक जब आप कचहरी जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का और जो बड़े सिटीज़ में काम हो रहा है, उनके काम करने में ज़रा डिफ़रेंस आ जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे यहाँ पर होती है, लॉ आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्लाइंट से आप डील उर्दू या पंजाबी में करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उर्दू में प्लीडिंग्स की जाती हैं और हाई कोर्ट में इंग्लिश में प्लीडिंग्स की जाती हैं, तो ये बड़ा फ़र्क आ जाता है। बहुत जगह पर आपके पास इंग्लिश की बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं। ख़ास तौर पर जब हम लोग रिटन स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं या प्लेंट लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं। और इसी के साथ जब हम एग्रीमेंट्स लिख रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स लिख रहे होते हैं, कंपनी बेस्ड हो जाए या आपस में दो पार्टीज के कोई भी दो पार्टीज हों, उनके दरमियान कोई भी एग्रीमेंट हो जाए, तो उसमें भी आपके पास मिस्टेक्स आ जाती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके पंक्चुएशंस गलत हो जाते हैं, कहाँ पर लगाना था, कहाँ पर नहीं लगाया। तो ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, इन पे अभी तक काम नहीं किया गया। और बहुत सी जगह पर या बहुत से लोगों से अगर आप मिलें, तो वो होते हैं कि जी लॉयर्स की इंग्लिश बड़ी गंदी है। तो इसका लॉयर्स का कसूर नहीं होता। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बार्स है ना, उसमें इंग्लिश पे फ़ोकस नहीं किया जाता। लेकिन जब आप हाई कोर्ट लाहौर जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, रावलपिंडी जाएँ, तो वहाँ पर आपको फुल एंड फ्लेज्ड इंग्लिश करनी पड़ती है। समहाउ कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, कई दफ़ा नहीं लेकिन मोस्टली यही होता है कि जजेस और जो लॉयर्स हैं वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो जूनियर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं जिनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है। ठीक है? जो स्पीकिंग का अगर कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जिनकी स्पीकिंग अच्छी भी है, मतलब उनको कमांड है, लेकिन वो किसी सीनियर के सामने बोलते हुए घबराते हैं। वो किसी जज के सामने बोलते हुए घबराते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठकर हाई कोर्ट जाना और वहाँ जाकर आप अपने मतलब अगर किसी सीनियर से बात करें, जज से बात करें, तो डेफ़िनेटली मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्योंकि एक तो प्रेशर होता है कि भई अभी हम तो जूनियर हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम कैसे इसको कवर करेंगे, ठीक हो गया? लेकिन क्योंकि एआई की यूज़ से जब आप लिख रहे होते हैं या अगर आप अपने लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने पेपर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बेसिक इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एडवांस इंग्लिश ही यूज़ करनी है। इंग्लिश की बात करें
तो हमारे लिए नॉर्मली ये होता है कि जी बड़ा बड़ा बच्चे पे भी बर्डन डाला जाता है कि इसको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश नहीं आएगी तो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। कुछ हद तक देखा जाए 75% अगर देखें तो हाँ, ये इश्यू बहुत ज़्यादा अभी तक देखा जा रहा है कि जी स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बातचीत नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और एक जगह हम ये भी देखते हैं कि वो बच्चे जो ब्रांडेड स्कूल के हैं, गलत भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि हाँ बेटा तुम बोलो कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे तो चलेगा। और यही जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं, आप अगर देखें तो बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो हर बंदा या तो उर्दू में बात कर रहा है या पंजाबी में बात कर रहा है, ठीक है? तो उसमें हमारे पास ये होता है कि इंग्लिश बोलने वाला मार्जिन बहुत कम होता है। या एक ऐसा भी सिनेरियो होता है कि जब 4 या 5 दोस्त बैठे हों आपस में, तो उनमें से कोई एक इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, तो फिर उसका मज़ाक बना दिया जाता है। जो थोड़ा बहुत वो बोल रहा होता है, वो भी बोलना बंद कर देता है। तो इसी में हम देखते हैं अटेस्टेशन, विटनेसिंग, रजिस्ट्रेशंस को, ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। इनको एआई जो है, वो रिप्लेस नहीं कर सकता। इनमें आपने खुद से काम करना होता है। और यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि जब आप चैट जीपीटी या एआई यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपने कॉशियस रहना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वहाँ से क्या उठा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और क्या चिपका रहे हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं एथिकल कंसर्न्स में। हर चीज़ में आपके पास, क्योंकि हमारा तो एथिकल कोड भी मौजूद है ना, तो हर फील्ड में आपके पास एथिक्स के लिए या तो एक पूरा सब्जेक्ट दिया जाता है कि आपने अपने प्रोफ़ेशन में किस-किस तरह से एथिक्स को यूज़ करना है या क्या-क्या एथिकल कंडीशंस हैं आपके पास या क्या-क्या एथिकल कंसर्न्स हैं। तो एआई के यूज़ के लिए एथिकल कंसर्न्स क्या हैं? पहली बात तो ये कि जो हमारे फ़र्म्स में, एजेंसीज़ में या हमारे चैम्बर्स में जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं, या तो उनकी अ जो एजुकेशन होती है वो 10-11 तक होती है, 12 तक होती है, ठीक है? उन्हें लीगल लैंग्वेज पे अबूर हासिल नहीं होता। इसी तरह चैट जीपीटी है, जेमिनी है, कोपायलट है, तो इस इनके साथ भी ऐसे ही है क्योंकि इनको भी अबूर तो नहीं है, लेकिन ये हमें ट्रांसलेट कर देते हैं। लेकिन उस ट्रांसलेशन को भी आपने पढ़ना है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश टू अरेबिक, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू हिंदी या और कोई लैंग्वेज है, तो आप इन चीज़ों को, अगर आपको इस लैंग्वेज पर अबूर हासिल है, तो फिर आप उसकी मिस्टेक्स निकाल सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? और बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि जब हम चैट जीपीटी से केस लॉज़ माँगते हैं, स्टैट्यूट्स माँगते हैं, सेक्शंस माँगते हैं या आर्टिकल्स माँगते हैं, तो क्योंकि हमारा और इंडिया का जो लॉ है वो ऑलमोस्ट कुछ हद तक मैच कर रहा होता है और कुछ सेक्शंस पे आईपीसी लिखा हुआ आ रहा होता है जब आप गूगल करते हैं, ठीक है? कुछ सेक्शंस पर आईपीसी लिखा हुआ आ रहा होता है, इंडियन पिनल कोड, और कुछ पे आपको, अगर आप कमांड डाल देते हैं, जैसे पीपीसी आपको चाहिए या सीआरपीसी आपको चाहिए, तो वो आप जब लिखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भई ये पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता है, तो इसको पीपीसी का मटीरियल चाहिए। लेकिन अगर कोई आप इंडियन साइटेशन लेना चाहते हैं, केस लॉ लेना चाहते हैं, सेक्शंस चाहते हैं, आर्टिकल्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेंशन करेंगे आईपीसी। ठीक हो गया? अच्छा, चैट जीपीटी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। आपके पास 8 से 10 लाइनें हैं। हाँ, ये मेरे केस में जाएगा, ये मेरे केस में नहीं जाएगा। ठीक हो गया? कुछ लाइनें आप अपने पास सेव कर लेते हैं, कुछ लाइनें आप मिटा देते हैं या क्रॉस कर देते हैं। वहाँ पर जब आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे केस के साथ आज मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो मैं इसमें कौन-कौन सी लाइन ऐड करूँ, कौन-कौन सी ना करूँ। तो उसके लिए आपके पास सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप देखें कि जो भी आपके सिनेरियो में, केस के सिनेरियो में या नेचर में जो आपके लाइन्स आ रही हैं,
आप उसको चैट जीपीटी पर ऐड करें और कोशिश करें कि उसमें आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपके पास आ जाएँ। जो चैट जीपीटी आपको मवाद देगा वापस, ठीक है? लिखकर उसको फिर आपको रीरीड करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो लाइनें मैंने ऐड की थी या ये जो मेरे कंसर्न्स थे, वो ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप कोई ऐसा केस लॉ ऐड कर देते हैं जो चैट जीपीटी ने आपको उन आर्गुमेंट्स की लाइन्स में जनरेट करके दिया है और आप उसके बारे में चेक नहीं करते, क्रॉस चेक नहीं करते और वही जाकर आप कोर्ट में रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, ठीक? क्रॉस चेक किए बगैर। तो जजेस के पास भी तो लॉ है ना, जजेस भी तो लॉ पढ़ रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं तभी बैठे हुए हैं। और बहुत से जजेस ऐसे हैं जिनकी फिंगर टिप्स पे केस लॉज़ होते हैं। अगर आप फैमिली केस में जा रहे हैं तब उनके फिंगर टिप्स पे होंगे, अगर आप क्रिमिनल केसेस में जा रहे हैं तब उनके फिंगर टिप्स पे होंगे। मतलब कि जिस नेचर का आपका केस है, जो आपके सामने जज बैठा हुआ है, वो बेवकूफ़ नहीं होता। हाँ, वो वैसे अगर आपको मार्जिन दे देता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप गलत केस लॉ जनरेट किया हुआ जो चैट जीपीटी से है, आपने वहाँ पर कमांड डाली, प्रॉम्प्ट डाला, अपना मटेरियल निकाला और उसी को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर ले गए और जाकर आप वहाँ पर बहस कर रहे हैं और वो केस लॉ अगर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है लॉयर्स आर 100% रिस्पांसिबल for identifying and correcting such errors कि सब चीज़ें उठाकर आपने ये नहीं कर देना कि एआई का ज़माना है तो सब चलता है। नहीं, सब नहीं चलता, एथिक्स हैं, उनको देखना है आपने। यही चीज़ जो मैंने कही है कि एआई यूज़ करें लेकिन उसको क्रॉस चेक करें, उसको रीड करें, उसको प्रूफ रीड करें। तो यहाँ पर मेंशन है नेवर ट्रस्ट एआई ब्लाइंडली। अच्छा, यहाँ पर लीगल प्रैक्टिशनर्स क्योंकि हमारे इसमें देखा जाता है कि जी एक हमारा प्रोफ़ेशन है जिसमें आप एडवर्टाइज़िंग नहीं कर सकते, जिसमें आप डिजिटलाइज़ नहीं हो सकते। कई दफ़ा ऐसे नोटिसेज़ भी निकले हैं कि जी टिकटॉक से लॉयर्स को रिमूव किया जाए या क्या उसको कहते हैं सोशल मीडिया पर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अभी एक हमारे ही सीनियर मेंबर हैं, जिन पे एक शो कॉज़ नोटिस जारी किया गया। तो इस बारे में भी अगर हम देखें, तो अब जो दौर है वो 2025 है। 1900 अंधेरा खत्म हो चुका है, ठीक है? जो मतलब हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते होंगे 1920, 1930 और जो 90s का एरा है, तो हम लोग उसको कहते हैं 1900 अंधेरा, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है, ये 2025 है। दुनिया चाँद पे प्लॉट खरीद रही है, लेकिन अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे लीगल प्रोफ़ेशन में एडवर्टाइज़मेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और हमारे लीगल प्रोफेशन में अगर सोशल मीडिया पर वकील हैं तो उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें मिसयूज़ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें गलत वे में भी जा रही हैं, नेगेटिव भी हो रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसका बहुत पॉज़िटिव यूज़ है, ख़ास तौर पर रिसर्च बेस्ड में, ख़ास तौर पर कोर्ट के मामलात में, रिटन मामलात में। अभी पिछला जो लेक्चर था मैंने उनमें एक लेडी को मेंशन किया था कि वो आज का लेक्चर लाज़मी लें, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम और कौन-कौन से ट्रैक पर चल सकते हैं या हम कैसे इसको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, घर से इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि वो वुमेन इन लॉ का टॉपिक था, तो घर से इजाज़त अगर आपको नहीं मिल रही तो आप और क्या कर सकते हैं? तो मैंने उन्हें कहा था कि आज का लेक्चर लाज़मी लें क्योंकि ये एआई बेस्ड है और एआई में अगर आप एलएलबी की डिग्री लेकर 2 साल, 3 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपके पास इनफ केसेज़ नहीं है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक गंदे लॉयर हैं या आप एक लो लेवल लॉयर हैं या आपको कुछ आता नहीं है। हमारे माइंड में ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी जाती हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता इसलिए तुम्हारे पास केसेज़ नहीं है। तुम कोर्ट में जाकर नहीं बैठते हो इसलिए तुम्हारे पास केसेस नहीं है, ठीक है? तो बहुत से ऐसे बीच में लूप होल्स हैं जिनके बारे में हम बात
तो करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन वो आपको प्रैक्टिस में पता चलते हैं कि कहाँ-कहाँ पर लूप होल्स आते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक यंग लॉयर ने सुसाइड की जस्ट बिकॉज़ कि उसके पास केसेस नहीं थे और उसको फैमिली प्रेशर था कि जी आप अच्छे लॉयर नहीं हैं। तो क्योंकि मैं बेस करती हूँ ऐसी जनरेशन से जो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप बुक से पढ़ें, बजाय इसके कि आप एआई को यूज़ करें या बजाय इसके कि आप सुनी-सुनाई बातों को देखें या उस पे अमल करें। आप कोशिश करें कि बुक खोलें और बुक बुक से पढ़ें, बेरहट से पढ़ें। जब आप बेरहट पढ़ेंगे तो आपकी जो लीगल टर्म्स हैं वो आपको याद होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो हमारा यही होता है बेसिकली कि हम यूथ को सिर्फ़ अब आप में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो मुझसे 10 साल छोटे होंगे, जो मुझसे 15 साल छोटे होंगे, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम सीनियर्स हैं तो हमारा एक वो डायलेमा है कि हमें अगर कोई छोटा समझाएगा तो वो हमारे लिए इंसल्टिंग है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से भी डील कर रही हूँ, मैं यूथ से भी डील कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड भी एज़ फ्रीलांसर लॉयर काम कर रही हूँ। तो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट वोकैब्युलरी आपके पास आती है। हम जेनज़ीज़ के साथ भी बैठते हैं, उनकी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफ़रेंस है। मैं अभी जो लेक्चर आपको एक माइल्ड टोन में दे रही हूँ, हो सकता है मेरी जगह कल को कोई ऐसा जेनज़ी आए जिसकी टोन लेक्चर यही हो, लेकिन जिसकी टोन बहुत हाई पिच पे हो। ठीक है? उसकी जो पिच होगी वो हाई होगी, वो बोलने में बड़ा वो जैसे तकरीरें करने वाले बच्चे नहीं होते, उनकी वैसे टोन होना शुरू हो जाती है। वो डिस्कशन भी कभी-कभी कर रहे हो ना तो वो ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, बस अभी ये यहाँ पर चीट-फाड़ देगा अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ना किया गया। तो ये फ़र्क है। और फिर जब हम पढ़ रहे होते हैं और हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जो हमसे 15 साल छोटे हैं, वो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गलत बात ही बताएँ। अगर वो आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना करें। जो मैं उनसे कहूँगी जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो कहते हैं, "नहीं बेटा, आपको नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है।" बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस हम लोगों से ज़्यादा है या आपका एक्सपीरियंस ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चा आपसे 15 साल बाद आ रहा है, उससे तो बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन क्योंकि जब बच्चे नई टेक्नीक्स के साथ पढ़कर आ रहे हैं, जो 5 इयर्स के लॉ से पढ़कर आ रहे हैं, 4 इयर्स के लॉ से पढ़कर आ रहे हैं, तो उनके पास हमसे ज़्यादा वोकैब्युलरी है। तो अगर वो कहीं पर आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मैम या सर ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकती है, तो उसकी बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटों से सीखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और हमारा तो क्या कहते हैं प्रोफ़ेशन ही ऐसा ना कि हमने हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। अब जैसे 27 अमेंडमेंट आई है, तो डेफ़िनेटली हमें पुरानी बुक्स भी खोलनी पड़ेंगी। हमारे पास जो 26 अमेंडमेंट थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से देखना पड़ेगा कि हाँ, किस पॉइंट पे कौन-सा आर्टिकल चेंज किया गया है। ऐसे ही है ना? तो अगर कुछ चीज़ें आपके जूनियर्स आपको बता रहे हैं, जो आपसे 10 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं एक्सपीरियंस बेस में या आपके पास अभी भी नए-नए बच्चे आए हैं, जो लॉ में भी अवेलेबल हैं, जैसे एलएलबी अभी कर रहे हैं, कंटिन्यू है उनका, लेकिन वो फिर आ जाते हैं कि जी हमने कुछ सीखना है। तो इस स्पेस में मैंने पिछली दफ़ा पिछले लेक्चर में बोला था कि एक बच्ची थी जिनके वालिद साहब खुद लॉयर हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? तो मैंने उन्हें बोला था कि आप प्लीडिंग सीखें। आप राइटिंग सीखें, आप ड्राफ्टिंग सीखें, आप फाइल्स पढ़ें, क्योंकि अभी आपकी लर्निंग स्टेज है। जब आप पेपर वर्क पूरा कर लेंगी, तो वहाँ पे जाकर आपने सिर्फ़ आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं। जो आपने पहले लाइसेंस का टेन्योर पूरा करना है, उसमें आपने सिर्फ़ आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं कि आपके फादर कैसे कर रहे हैं, आपके अपोज़िट लॉयर कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, किस स्टेज पर कौन-सी चीज़ देनी है, किस स्टेज पर आपने किस तरह से जज साहब को क्या पेश करना है। अगर आप प्राइमरी एविडेंसेस में जा रहे हैं, तो उसमें क्या देना है, सेकेंडरी में जा रहे हैं, तो उसमें क्या देना है, बेल बेसिस पे है, तो उसमें क्या करना है। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क फिर आपके टाइम के साथ स्टार्ट होगा। लेकिन टाइम से पहले आप लोग क्या सीख लेंगे? राइटिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग।
एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब वो बच्चे सीख सकते हैं जो इस वक़्त 4 इयर्स में और 5 इयर्स में हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो मैं आपको एक छोटा-सा डेमो दे देती हूँ, हाउ टू यूज़ लॉ चैट जीपीटी। अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? कोई एक आधा बंदा सिर्फ़ मैसेज कर दे। ओके, जी। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है लॉ चैट जीपीटी, ठीक है? इसी से नीचे आ जाएँ तो लीगल जीपीटी है, इसी से नीचे आ जाएँ तो इसका एक और वर्ज़न है लॉ। उसके बाद आपके पास कुछ वीडियोज़ आ जाएँगी जिसमें आपको इसका यूज़ भी बताया जाएगा और मेरे ऑलरेडी चैनल पर भी कुछ इस तरह की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं क्योंकि हम लेक्चर्स देते हैं तो समहाउ उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो देखते हैं लॉ चैट जीपीटी हमारे साथ क्या करता है या क्या कहता है। हमारे पास इसका पेड वर्ज़न भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो फिर ऐसे ही ये चलेगा। ठीक है? ये आपका आ जाएगा, आपने इसको इस तरह से कर लेना है, लेकिन अगर इसी में ही हम जाके एक्सेप्ट ऑल करें, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक हो गया? एक आस्क लीगल क्वेश्चंस आ जाएगा, एक क्रिएट एंड एनालाइज़ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। जब आप इस पे अपना अकाउंट बना लेंगे, इसको साइन इन कर लेंगे और इस पे अकाउंट बना लेंगे, तो फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इस पे लॉगिन नहीं किया हुआ और हमारा ऑफ़िशियल होता है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकती। लेट मी ट्राई सम एल्स। ये अभी आपको सेम ही चीज़ें दे रहा है। अच्छा, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। ये मेरा ऑलरेडी ओपन है और इसमें हम न्यू चैट देखेंगे। आप ये देखें कि मैंने इस पे कितना सारा काम किया हुआ है और ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ चीज़ें आप रिसर्च बेस रखते हैं, कुछ चीज़ें आप देखते हैं कि आपने कैसे इस पे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो हम न्यू चैट में जाके अगर इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं और ऑलरेडी इसके पास एक्सप्लोर करें तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इसमें क्या-क्या करना है। ठीक है? ये सब आपके पास मौजूद होता है। आप इससे क्रिएट करें, इसी तरह हमारे पास जेमिनी भी होता है, कोपायलट भी होता है, ठीक है? ये टूल्स आप यूज़ करें राइटिंग में, आप राइटिंग में जाएँ आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा, फिर आप रिसर्च एंड एनालिसिस में चले जाएँ, रिसर्च एंड एनालिसिस में आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप इन इसमें मोर देखना चाहेंगे तो आपको मोर भी मिल जाएगा, लेकिन वो पेड में होगा। अच्छा, यहाँ देखें आपके पास टॉपिक्स हैं, राइटिंग है, प्रोडक्टिविटी है, रिसर्च एंड एनालिसिस है, एजुकेशन है, लाइफ़स्टाइल है और डेली है और प्रोग्रामिंग है। तो अगर इसमें हम ये देखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये देखें ये ऑलरेडी आपको दे रहा है लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉयर बैक पे है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लॉयर्स भी हैं जिन्होंने खुद की अपनी ऐप्स भी क्रिएट की हुई हैं, ठीक है? तो आप उनमें भी जा सकते हैं। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे अभी पाक वकील्स टाइप की भी एक ऐप आई है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसमें आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं और ये आपको हेल्प आउट करेगा लिखने में। और यहीं पर क्योंकि बात हो रही है एआई की, तो आप ऑनलाइन भी अपना काम सेल आउट कर सकते हैं। ठीक, फ्रीलांसिंग में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, राइटिंग। सबसे बेहतरीन आपके पास काम होता है राइटिंग का। मैं खुद फ्रीलांसर लॉयर भी काम कर रही हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। वहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी देते हैं और पावर ऑफ अटॉर्नीज़ भी देते हैं, एग्रीमेंट्स भी बना कर देते हैं और हम जिस कंट्री में हम लोग सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, उसी कंट्री की करेंसी में हम लोग काम भी कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास क्योंकि अब हमारे पास जस्ट 5 टू 10 मिनट्स रह गए हैं, तो अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। मैम काइंडली ये गाइड कीजिएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखें? ड्राफ्टिंग के लिए मैंने बताया है कि जब आप अपने किसी सीनियर को जॉइन करें, तो जो फाइल्स ऑलरेडी उनके पास पड़ी हुई हैं, उनको रीड किया करें, ठीक है? हम लोगों ने भी यही किया था। उसको रीड करें, जहाँ पर आपको फ़ील हो रहा है कि हाँ, ये वाली चीज़ मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, वो आप अपने सीनियर से पूछें। और इसके बाद जो आपकी फाइल्स जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके पास होता है वकालतनामा। अभी भी हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लॉयर्स जो न्यू-न्यू भी आते हैं, उनको वकालतनामा फ़िल करना नहीं आता। तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास वकालतनामा आए, चाहे वो इंग्लिश में हो या उर्दू में, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होते हैं, तो हमारे पास उर्दू में होता है, हाई कोर्ट लेवल पे अगर आप जाएँ, तो वहाँ आपके पास इंग्लिश में भी होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है वकालतनामे को आपने फ़िल कैसे करना है, उसको आपने पूरा पढ़ना है। कुछ लॉयर्स ऐसे हैं, जो अपना वकालतनामा खुद से बना कर रखते हैं, ड्राफ्ट करके रखते हैं, ठीक है? उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, लेकिन जो हमें अपने बार रूम से वकालतनामा मिलता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही होती हैं, जो सब वकील यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी एक कोई ऐसा पेपर साथ लगा दिया जाता है, जिसमें अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस हो, तो उस बेस पे आप अपना वकालतनामा फ़िल करते हैं। वकालतनामे से शुरू करें कि आपने वकालतनामे को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, फिर नोटिसेज़ को देखें, तलबाने को देखें, ठीक है? इन चीज़ों को देखने के बाद फिर जब आप ड्राफ्टिंग पे आते हैं, जो आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होती है। उसमें जो क्लाइंट आपको बता रहा होता है कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमने इन-इन पॉइंट्स को ऐड करना है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनमें वकील खुद भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। और इसके बाद ये होता है कि जी स्टूडेंट्स का कि जब आप लॉ पढ़े होते हैं तो वहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक पेपर होता है ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का। हमारे टाइम पे था और अभी जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनको असाइनमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं जिनमें उनको ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं। ठीक? तो आपने जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, अपने वकालतनामे से स्टार्ट करनी है, अपनी फ़ाइल देखनी है। फ़ाइल में कौन-कौन सा पेपर होता है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे फिल आउट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी जाती हैं। आपके सीनियर्स बैठे होंगे, अगर आपके सीनियर्स हैं तो साथ ज़ाहिर बात है क्लर्क भी होगा, क्लर्क को इस चीज़ की नो हाउ होती है, उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें, उसके सामने हर पेपर रखें और उससे डिस्कस करें कि किस पॉइंट पर हम कैसे इसको फिल आउट करेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ कैन वी गिव सर्विसेज़ टू फॉरेनर्स जबकि हमने पाकिस्तानी लॉ पढ़ा है? ओके। देखिए एग्रीमेंट के, कॉन्ट्रैक्ट के, पावर ऑफ अटॉर्नी के, इनके जो टेक्निक्स होती हैं ये सेम होती हैं। ठीक हो गया? आपने ड्राफ्टिंग करनी है, आपने उसका ड्राफ्ट बनाना है अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है। अगर आप किसी भी सोशल उस पे ऐप पे काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होती हैं और वहाँ पर अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो उस 2 बंदों के दरमियान हुआ है, ठीक? और वो आपको अपने सारे पॉइंट्स बता देता है कि फलाना ये कह रहा है और मैं ये कह रहा हूँ, फलाना ये कह रहा है और मैं ये कह रहा हूँ। तो आपके जितने भी 10 टू 12 पॉइंट्स बनेंगे या इससे ज़्यादा बनेंगे, वो आप उसको चेक करवाते हैं। उसको आप ड्राफ्ट भेजते हैं कि हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए ड्राफ्ट सेट किया है। अब तुम इसको बताओ कि इसमें तुमने क्या चेंजिंग करनी है। अगर तो वो वहाँ का कोई लॉ ऐड करना चाहता है, ठीक है? जैसे हम लोग सीआरपीसी को देख रहे होते हैं, कंपनी लॉज़ को देख रहे होते हैं, हम सीपीसी को देख रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन से सेक्शन में क्या चीज़ बोली गई है। अब डेफ़िनिटली क्योंकि हम दूसरों का लॉ तो नहीं पढ़ के आए, अब वो क्लाइंट हमें बताता है या फिर हम गूगल स्कॉलर पर जाते हैं, ठीक है? गूगल स्कॉलर से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-सा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो ये होता है रिसर्च बेस्ड। जब आपने ओवरसीज़ को या फ़ॉरेनर्स को लीगल राइटिंग का काम करके देना होता है, तो आपने उसको रिसर्च बेस्ड काम करना होता है। फिर आप उसके लॉज़ भी देखते हैं, आप उसकी कंडीशंस भी देखते हैं, टर्म्स भी देखते हैं और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैसे जाएगा, आपने वो भी देखना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं
I'm thinking about the sense of freelancing. All right. UN International Law free courses are available. Okay. अच्छा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर लॉ सो गिव मी सम सजेशंस। बेटा आपके लिए यही सजेशंस है कि गाइड बुक्स को मत टाइम दें, बेरेक्स को टाइम दें, ठीक है? क्योंकि आपके पूरे लॉ प्रोफेशन में गाइड बुक्स ने काम नहीं आना, आपके बेरेक्स ने काम आना है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो बेरेक्स से पढ़ना है। आपने केस के बारे में कोई रेफरेंस लेना है, सेक्शन देखना है तो आपने बेरेक से देखना है, इलस्ट्रेशन से देखना है, एग्जाम्पल से देखना है, एक्सप्लेनेशन से देखना है। तो जब आपको बेरेक्स के पार्ट्स पता होंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गाइड बुक आपके लिए कितनी नुकसानदेह है। ठीक हो गया? अच्छा जी, जी, आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पर। और ये पीपीटी भी आपसे शेयर कर दी जाएगी, आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो आप उसके लिए एडमिन से नंबर ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, वी हैव ओनली 4 टू 3 टू 4 मिनट्स। I am in fifth semester LLB 5 year. My question is, can any students at the mid degree go to? देखें, जा तो सकते हैं लेकिन आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। ठीक है? जो लॉयर्स का यूनिफ़ॉर्म है ब्लैक कोट, ब्लैक जो मेल्स का है, ब्लैक पैंट्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई। तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते अगर आप फीमेल हैं और आपकी व्हाइट सलवार कमीज़, साथ व्हाइट दुपट्टा और ब्लैक कोट होता है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारा यूज़ होता है जो हमारे पास न्यू जूनियर्स आते हैं, जिनका लाइसेंस नहीं होता या तो वो स्टूडेंट्स होते हैं और अर्ली टाइम्स में आ जाते हैं या फिर वो होते हैं कि जी हमने अपना लाइसेंस रिन्यूअल पूरा करना है तो उनके लिए जो फीमेल्स हैं दुपट्टा मैरून कलर का होता है, ब्लैक कोट होता है, व्हाइट सलवार कमीज होती है और जो हमारे मेल्स हैं उनकी मैरून टाई होती है, बाकी यूनिफॉर्म उनका वही होता है। ठीक है, आप लोग ब्लैक नहीं बस यूज कर सकते। अच्छा जी, क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी हैं बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सब क्वेश्चंस को देखूं। एक लास्ट ले लेते हैं कि इस लॉ की वैल्यू नाउअडेज़ ज़्यादा है कॉर्पोरेट, सिविल या क्रिमिनल? बेटा ये आपने अपने ऑफ़िस जाकर खुद डिसाइड करना है, ठीक है? हर बंदे की कैपेसिटी अलग होती है, लिमिटेशंस अलग होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है खुद पे वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? अब आप किस एरिया से हैं, आप वहाँ देखें कि आपके पास क्रिमिनल ज़्यादा है, कॉर्पोरेट ज़्यादा है, सिविल ज़्यादा है, फैमिली ज़्यादा है, ठीक? जब आप अपने चैम्बर जाएँगे, अपने सीनियर के साथ बैठेंगे तो वो देखेंगे आपके वो क्या कर रहे हैं और उनके आगे पीछे जो लॉयर्स बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं और आपके क्लास के जो बैचमेट होंगे वो क्या कर रहे हैं, ठीक? तो ये आपकी उसमें ज़्यादा जो आप क्या क्या कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें आप सीख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम कहाँ है। लेकिन इस वक़्त अगर आप देखा जाए तो सब में ही काम चल रहा है। क्राइम भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है? कॉर्पोरेट के काम भी वैसे ही हो रहे हैं, टैक्स के काम भी वैसे ही हो रहे हैं, सिविल भी वैसे ही चल रहा है। फैमिली में अगर आप देखें तो फैमिली जो केसेज़ होते हैं वो फैमिलीज़ डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर मर्डर तक चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट एक आ जाएगा, इस पे भी देखेंगे, एक डिस्कशन रख लेंगे। ठीक है? अच्छा जी, यूट्यूब पे आपको ग्रुप में भी लिंक्स मिल जाते हैं और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें पाकिस्तान लॉयर्स, तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप वहाँ पर अपने ये लेक्चर्स देख सकते हैं। जो पिछला हमने लेक्चर लिया था वुमेन इन लॉ वाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एआई यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एआई को नेगेटिव यूज़ मत करें। आप कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लेज़रिज़्म में चले जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा बन जाता है। पढ़े-लिखे बच्चे हैं आप और कोशिश करें कि पढ़े-लिखे होने का सबूत दें। ठीक है? थैंक यू सो मच जिन्हें इन्फॉर्मेटिव लगा और जिन्होंने कुछ सीखा एंड अच्छा कोई भी और क्वेश्चन्स हो तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं लेक्चर के नीचे, वहाँ पर भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, आप एडमिन से नंबर ले लें जिनके क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, क्योंकि अब हमारा लेक्चर टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ठीक है? और जिसको जो इश्यूज़ आए या आ रहे हैं, वो आप हमसे नेक्स्ट लेक्चर में शेयर कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा 23 को है, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी कंडक्ट करेंगे
और कुछ अगर आप लोग उसमें पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।